नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में बहुत सारे अलंकार लगे हुए हैं और अधिकांश अलंकारों पर पहले से वीडियो मौजूद है, लेकिन अनुप्रास अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अपनुति अलंकार और वयण सगाई, इन चारों पर वीडियो उपलब्ध नहीं है। तो हम छोटे छोटे वीडियोस में बीच में समय निकाल कर इन अलंकारों पर भी बात करते चलेंगे। तो आज के सत्र में हम बात करने जा रहे हैं अनुप्रास अलंकार पर। चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। अनुप्रास अलंकार, ये सबसे पहले जो जानना चाहिए दोस्तों, ये एक शब्दालंकार है, यानी शब्द के माध्यम से काव्य में जब चमत्कार उत्पन्न होता है तो उन चमत्कारिक और काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं, उपादान होते हैं, उन्हें शब्दालंकार कहा जाता है। अब परिभाषा की बात करें तो एक ही वर्ण की एक या एक से अधिक बार आवृत्ति यहां अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है। यानी इसमें क्या महत्वपूर्ण है? वर्ण की आवृत्ति। आवृत्ति का अर्थ क्या है? वर्ण का दोहराया जाना। दोहराया जाना यानी बार बार प्रयुक्त होना। तो जब एक ही वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। एक और बात ध्यान देने की है कि वर्ण की आवृत्ति से ही मतलब है, इसमें स्वरों का मेल अनिवार्य नहीं है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। हालांकि एक अलंकार का, अनुप्रास का भेद ऐसा भी है जिसमें स्वरों के मेल की बात भी की जाती है और कुछ विद्वान उस अलंकार को अलग रखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेदों से, लेकिन अधिकांश अलंकार विद्वान उसे अनुप्रास के भेद में ही शामिल करते हैं। तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। मम्मट ने अनुप्रास अलंकार की परिभाषा करते हुए काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में लिखा है, वर्ण साम्यम अनुप्रास है, यानी वर्णों की समानता ही अनुप्रास है। इसका अर्थ हुआ वर्णों की समानता ही अनुप्रास है। अब यहां वर्णों की समानता का अभिप्राय क्या है? वर्णों की समानता का अभिप्राय हुआ एक ही वर्ण का बार बार दोहराया जाना। आगे चलते हैं। अब उदाहरण ले लेते हैं कि अनुप्रास अलंकार को कैसे समझेंगे। देखिए, उदाहरण है, कल कल कोमल कुसुम कुंज पर मधु बरसाने वाला कौन। तो दोस्तों, यहां क वर्ण की आवृत्ति हुई है, लेकिन यहां आवृत्ति में एक खास बात आपको देखनी है कि यहां कल कल का मतलब होता है सुंदर। कोमल कुसुमों के फूल पर यह मधु की वर्षा करने वाला आखिर कौन व्यक्ति है। तो अब यहां हमें क्या देखना है? क वर्ण की आवृत्ति हो रही है और एक बार क वर्ण आ गया, दूसरी बार क वर्ण, तीसरी बार क वर्ण, चौथी बार क वर्ण और पांचवी बार, 5 बार क वर्ण की आवृत्ति हुई है। और एक खास बात यह है कि क्रम भी समान होना चाहिए। आप देखेंगे हर शब्द में क वर्ण की आवृत्ति क्रम से क्या मतलब है? पहले नंबर पर है। क, इस कल शब्द का पहला वर्ण क, कल शब्द का पहला वर्ण क, कल शब्द का पहला वर्ण क, और यहां भी क पहले नंबर पर, यहां भी क पहले नंबर पर। तो ये बात आपको ध्यान देने की है कि खास तौर पर अनुप्रास अलंकार में क्रम में समानता होना भी अनिवार्य है। वर्ण की समानता क्रम से की समानता से संबंधित होनी चाहिए। अब जैसे उदाहरण एक यहां दिया जा रहा है, राम मरा तम मत में वर्ण की आवृत्ति है। देखिए, ये राम में र वर्ण, र वर्ण, म वर्ण, म वर्ण। अब यहां म दूसरे नंबर पर है, यहां म पहले नंबर पर है, यहां र पहले नंबर पर है, यहां र दूसरे नंबर पर है, यानी क्रम की समानता नहीं है। और तम, त पहले वर्ण पर और यहां त दूसरे नंबर पर, यहां म दूसरे नंबर पर और यहां पहले नंबर पर, यानी क्रम की समानता नहीं है, लेकिन वर्ण की आवृत्ति तो है ही। तो यहां पर वर्ण की आवृत्ति होने के बावजूद, क्योंकि क्रम की समानता नहीं है, इसलिए अनुप्रास अलंकार नहीं माना जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रख लेंगे। अब बात आती है अनुप्रास अलंकार के भेदों की। तो विद्वानों ने अनुप्रास अलंकार के 5 भेद किए हैं, उनके नाम देख लेते हैं। छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास, ये 5 भेद बताए गए हैं। अब एक एक करके हम इन 5 भेदों को समझने का प्रयास करते हैं। छेकानुप्रास,
एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम और स्वरूप में आवृत्ति। आवृत्ति तो अनुप्रास का मूल गुण है, क्रम भी अनुप्रास अलंकार में होना चाहिए, लेकिन यहां एक और चीज आ रही है छेकानुप्रास में, वो है स्वरूप। अब इस स्वरूप की बात क्या है, इसको हम उदाहरण से समझेंगे। लेकिन आवृत्ति है यहां, लेकिन आवृत्ति कैसी है, एक बार आवृत्ति, एक से अधिक बार आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी क वर्ण यदि एक बार आ गया तो फिर एक बार और आए, तभी छेकानुप्रास अलंकार होगा, और उसका क्रम से एक जैसा होना चाहिए, उसका स्वरूप एक जैसा होना चाहिए। यानी जहां एक शब्द में जिस स्थान पर आ रहा है, दूसरे शब्द में भी उसी स्थान पर आना चाहिए। वर्ण अनेक के एक की आवृत्ति एक कई बार, सो छेकानुप्रास है आदि अंत निर्धार। ये विद्वानों के द्वारा इसकी परिभाषा काव्य के रूप में, पद्य के रूप में की गई है। वर्ण अनेक या एक की आवृत्ति, एक वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है, अनेक वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है, लेकिन आवृत्ति एक बार होनी चाहिए, वही छेकानुप्रास अलंकार है, चाहे आदि और अंत कैसे भी हो। यथा कमल, कोमल, कमल, कलम में छेकानुप्रास नहीं। अब देखिए, कमल, कोमल, स्वरूप से मतलब क्या है, देखिए कमल कोमल में छेकानुप्रास है, क पहले नंबर पर है, म दूसरे नंबर पर है, क पहले नंबर पर है, म दूसरे नंबर पर है। यानी क्रम नंबरों का एक जैसा हो गया, और जो पद बना, जो शब्द बना, उसमें स्वरूप क और म का एक है, ये स्वरूप की आवृत्ति हो गई, और एक ही बार आवृत्ति हुई, तो यहां छेकानुप्रास अलंकार है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा परिवर्तित कर दें, कमल, क और म पहला और दूसरा, अब यहां ये तीसरा वर्ण है, यहां क तो पहला है लेकिन म तीसरा है, और यहां ल दूसरा है, यानी स्वरूपगत भिन्नता हो गई, स्वरूप की आवृत्ति नहीं हो रही, और क्रम में क की आवृत्ति केवल हो रही है, तो इसलिए यहां छेकानुप्रास अलंकार नहीं होगा। तो दो बातें दोस्तों छेकानुप्रास अलंकार में समझने की हैं, कि क्रम की आवृत्ति होनी चाहिए, पहली बात आवृत्ति केवल एक बार होनी चाहिए, अनेक वर्णों की भी हो सकती है और एक वर्ण की भी हो सकती है, लेकिन आवृत्ति यानी दोहराया जाना उस वर्ण को एक ही बार है। अनेक बार होने पर वृत्त्यनुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो उसका भी हमको ध्यान रखना है। दूसरी बात, यहां क्रम के साथ साथ स्वरूप की आवृत्ति भी एक बार होनी आवश्यक है, तभी छेकानुप्रास अलंकार माना जाएगा। चलिए उदाहरण से समझते हैं। बनती है मुस्कान तुम्हारी शीतल शशि की लेखा, तो यहां श वर्ण पहले नंबर पर है, यहां श वर्ण पहले नंबर पर है। हालांकि एक श और आ रहा है, लेकिन क्रम और स्वरूप की समानता यहां नहीं है, इसलिए यहां केवल छेकानुप्रास इन श और श के बीच ही होगा। जन रंजन भंजन दनुज मनुज रूप सुर भूप, इस पंक्ति में भी छेकानुप्रास अलंकार है। देखिए ज वैसे तो कई बार आ रहा है, एक ज, दो ज, तीन ज और चार ज, लेकिन हमें इन ज से कोई मतलब ही नहीं है। हमको ज यहां, क्योंकि ये भी दूसरे नंबर पर है, ये भी दूसरे नंबर पर है, न ये तीसरे नंबर पर है, न ये तीसरे नंबर पर है, तो ऐसी स्थिति में यहां छेकानुप्रास अलंकार हो गया। इसी प्रकार न दूसरे नंबर पर, न दूसरे नंबर पर, ज तीसरे नंबर पर, ज तीसरे नंबर पर, तो यहां छेकानुप्रास अलंकार हो गया। तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। न यहां भी आ रहा है, लेकिन यहां तीसरे नंबर पर है, और वर्ण की आवृत्ति हो रही है दूसरे नंबर पर, तो यहां स्वरूप की समानता है और क्रम की भी समानता है, और आवृत्ति केवल एक बार हुई है, तो छेकानुप्रास अलंकार हो गया। तो जिस प्रकार छेकानुप्रास अलंकार में क्रम की समानता, आवृत्ति एक बार और स्वरूप की समानता, ये तीन बातें महत्वपूर्ण है, उसी तरह से इस तीन बातों को आप ध्यान में रख लेंगे। अब आते हैं वृत्त्यानुप्रास पर। वृत्त्यानुप्रास में एक या अनेक वर्णों की एक ही क्रम में, यहां स्वरूप की आवृत्ति की बात नहीं है, एक ही क्रम में दो या दो से अधिक बार आवृत्ति। देखिए यहां छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास में क्या अंतर है, वहां एक बार आवृत्ति है और स्वरूप और क्रम की समानता है, यहां केवल क्रम की बात है और एक से अधिक बार आवृत्ति है, तो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा।
जैसे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, आप सब पूरे बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसी प्रकार चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो तवर्ण एक नंबर पर, तवर्ण एक नंबर पर, तवर्ण एक नंबर पर, तवर्ण एक नंबर पर और तवर्ण एक नंबर पर। तो एक से अधिक बार कितनी बार आवृत्ति हो गई? 1 2 3 और 4 और 5 बार आवृत्ति हो गई, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, यहां भी देखिए मृदु मंद म 2 म 3 म 4 और म 5, 5 बार म वर्ण की आवृत्ति हो गई। तो इस प्रकार यहां वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। इसी तरह से हम देखें यहां, तो देखिए द वर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है, तो हम इन वर्णों में छेकानुप्रास की बात भी कर सकते हैं, लेकिन हम घपला नहीं करेंगे, हम केवल यहां इसको वृत्यानुप्रास अलंकार की तरह ही समझेंगे। तो इसी तरह से हम यहां म वर्ण की आवृत्ति 5 बार होने के कारण इस उदाहरण में वृत्यानुप्रास अलंकार मानेंगे। इसे अब आगे चलते हैं। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो च1 च2 च3, 3 बार आवृत्ति च की 4 बार हुई है, लेकिन यह नहीं गिना जाएगा क्योंकि क्रम की भिन्नता है। तो पहले नंबर पर 3 बार आवृत्ति हुई है, यानी एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है, तो वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। आगे चलते हैं। श्रुत्यानुप्रास। अब श्रुत्यानुप्रास जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, श्रुति और अनुप्रास, श्रुति का अर्थ होता है कान, यानी सुनने में उच्चारण की जो समानता है, यानी श्रुति में जब कोई भी शब्द पढ़े तो उसमें उच्चारण में एक ही वर्ण से, एक ही स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों का यदि प्रयोग हो तो वहां श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। एक ही उच्चारण, महत्वपूर्ण क्या है? आवृत्ति तो यहां भी है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार का मूल गुण है आवृत्ति होना। अब आवृत्ति एक बार हो तो छेका, अधिक बार हो तो वृत्या, और एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे धीरे धीरे दिन गत हुआ पद्मिनी नाथ डूबे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पंक्तियां प्रिय प्रवास से। तो वे बता रहे हैं कि धीरे धीरे दिन गत हुआ यानी बीत गया, और पद्मिनी नाथ यानी सूर्य डूब गए, सूर्य अस्त हो गया। तो देखिए यहां धवर्ण 2 बार हो गया। तीसरा द, क्योंकि एक ही त थ द ध न, ये तीनों सारे के सारे जो पूरी की पूरी वर्णों की श्रृंखला है, ये पूरा वर्ग जो वर्णों का है वो दंत्य है। तो दंत्य वर्णों का प्रयोग हुआ है, यानी एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ध द ग को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ग अलग है, क वर्ग का है। प को भी शामिल नहीं करेंगे, न को शामिल करेंगे। तो त है, द है और ध है और न है, इन सब की आवृत्ति है ध त त थ, दंत्य वर्णों की आवृत्ति, इसलिए यहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अब तुलसीदास जी की एक पंक्ति है, तुलसीदास सीदत निस्दिन देखत तुम्हारे निठुराई। तो इसमें त ल स द स सारे दंत्य हैं, स द त दंत्य, न स द न दंत्य, द और त दंत्य, त दंत्य, न दंत्य। तो इस तरह से त ल स द न दंत्य वर्णों की आवृत्ति है, तो इसलिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो गया। यानी छेकानुप्रास में एक ही क्रम में एक बार आवृत्ति, स्वरूप की एक बार आवृत्ति, वृत्यानुप्रास में एक से अधिक बार आवृत्ति, श्रुत्यानुप्रास में एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले, उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति। वर्ण की समानता आवश्यक नहीं है, उच्चारण स्थान की समानता यहां महत्वपूर्ण है। अब आता है लाटानुप्रास। एक शब्द या पद की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति, यानी या तो शब्द, वहां तो वर्णों की आवृत्ति की बात थी, यहां या तो शब्द या पद, शब्द और पद का अंतर आप समझते होंगे। शब्द स्वतंत्र होता है, लेकिन वही शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लेता है तो वो पद कहलाता है। तो शब्द और पद की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होनी चाहिए, यानी पद में पदों का समूह भी हो सकता है, पंक्ति की आवृत्ति भी यहां होती है और अर्थ भी समान होता है, लेकिन जब हम उसका विश्लेषण करें, उसका अन्वय करें, उसे खोलकर उसके अर्थ की व्याख्या करें तो पूरे कथन का अर्थ ही बदल जाता है। उदाहरण देखिए, बहुत ही प्रसिद्ध वाक्यगत आवृत्ति की बात यहां की जा रही है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यानी देखिए,
पुत्र यदि सुपुत्र है तो धन संचित करने की आवश्यकता नहीं, पुत्र यदि कुपुत्र है तो धन संचित करने की आवश्यकता नहीं, यानी दोनों ही बातों में धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं है, इस बात पर बल दिया गया है। लेकिन यहां अन्वय करते हैं तो अगर सपूत है यानी सुपुत्र है तो धन आवश्यकता नहीं है धन को संचित करने की, क्योंकि वह यदि सुपुत्र है तो स्वयं ही धनोपार्जन कर लेगा, और यदि कुपुत्र है तो धन संचित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कितना भी धन संचित करो, कुपुत्र है, कुमार्गगामी है, तो पूरा का पूरा संचित धन व्यर्थ गंवा देगा, नष्ट कर देगा। यानी दोनों ही स्थितियों में धन को संचित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आवृत्ति हुई है क्यों धन संचय, क्यों धन संचय, तो इस प्रकार, लेकिन अन्वय करने पर आवृत्ति का अर्थ पूरी तरह से भिन्न हो जाता है, तो यहां पर लाटानुप्रास अलंकार हो गया। आगे चलते हैं, अब शब्दगत आवृत्ति का एक उदाहरण देखते हैं। पंकज तो पंकज, मृगांक भी है मृगांक रीति, मिली न तेरे मुख की उपमा देखी वसुधा सारी। कवि है कि पंकज का एक अर्थ है कमल, कि कमल तो कमल से, देखिए आप इस बात को ध्यान में रखिए, इस उदाहरण को समझते समय बड़ा ही सुंदर उदाहरण है, बात को कहने का, अपनी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करने का बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। तो देखिए वो कह रहे हैं कवि कि पंकज कमल, कमल से यदि मैं तेरी तुलना करूं हे सुंदरी, तो पंकज कुछ भी नहीं है तेरे सौंदर्य के, तेरे मुख के सौंदर्य के सामने, क्योंकि वो पंकज यानी पंक में उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न। तो पंकज शब्द की आवृत्ति हुई लेकिन अर्थ भिन्न हो गया, कीचड़ में उत्पन्न है। मृगांक भी है मृगांक री प्यारी, और चंद्रमा से अगर तेरे मुख की तुलना करूं तो चंद्रमा भी मृग अंक यानी कलंक से युक्त है। तो कवि कहते हैं कि मैंने सारी पृथ्वी घूमकर देख ली लेकिन मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली, ऐसा कोई उपमान नहीं मिला जिससे मैं तेरे मुख के सौंदर्य की तुलना कर सकूं। तो यहां ये बात कही गई है। तो पंकज शब्द एक बार और आया है, आवृत्ति एक बार हुई है, मृगांक की आवृत्ति एक बार हुई है, लेकिन अर्थ स्पष्ट करने पर, अन्वय करने पर पूरा का पूरा अर्थ ही भिन्न हो जाता है। तो यहां शब्दगत आवृत्ति के कारण लाटानुप्रास अलंकार है। अब बात आती है अंत्यानुप्रास अलंकार की। अंत्यानुप्रास अलंकार में अंत्य प्लस अनुप्रास यानी अंतिम वर्ण की का मेल होना चाहिए। छंद के चरण के अंत में होता है ये, छंद के चरणांत में। अब देखिए अभी तक स्वर सहित किसी में भी स्वर के मेल की बात नहीं की गई, केवल अंत्यानुप्रास एक ऐसा अनुप्रास का भेद है जिसमें स्वर के समानता की बात की जा रही है, स्वर सहित वर्णों की समानता की बात, क्योंकि वर्ण तो स्वर भी हैं और व्यंजन भी। तो शेष चारों भेद कैसे हैं, व्यंजन की समानता की बात करते हैं, व्यंजन रूपी वर्णों की समानता की बात करते हैं, लेकिन यहां स्वर वर्णों की समानता की बात की जा रही है। तज प्राणों का मोह आज सब मिलकर आओ, मातृभूमि के लिए बंधुवर अलख जगाओ। चरण का अंत कहां है, आओ और आओ, जगाओ है तो ग तो व्यंजन है, ग में आ है, तो क्या निकल के आ रहा है, आ, आओ और आओ, यानी पूरा स्वर सहित वर्णों की समानता की यहां पर बात की जा रही है। चरणांत में है तो अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। रामचरितमानस की जितनी भी चौपाइयां हैं उन सब में अधिकांशतः आपको ये देखने को मिल जाएगा, यानी अंत्यानुप्रास हर जगह मिल जाएगा, जहां भी लयबद्ध कविता है वहां अक्सर ये होता ही है। एक और उदाहरण, ये पंक्तियां आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे। बुंदे ले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए थी तो है ही, ये तो वर्णों की समानता भी हो गई, स्वर की समानता भी हो गई। अब कहानी में कह धन आनी, रानी में भी र में से क्या निकल रहा है, आ और नी, तो यहां स्वरों की समानता की बात हो गई, कहां हो गई, चरणांत में। तो यहां कौन सा अलंकार हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। तो दोस्तों ये हुआ अनुप्रास अलंकार पर एक छोटा सा सत्र।
हम इनको छोटे छोटे रूप में इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें। यदि हम एक ही सत्र में बहुत सारे अलंकारों पर बात करेंगे तो संभव है कि आपको थोड़ा सा भ्रम हो जाए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए। तो भ्रम को दूर बनाए रखने के लिए हम छोटे छोटे सत्रों में काव्य शास्त्र के टॉपिक्स भी उठाएंगे और इस तरह से अलंकार और छंद जो भी शेष हैं उन पर भी धीरे धीरे बात करेंगे। तो साथ में समानांतर रूप से ये भी चलता रहेगा। तो अगले सत्र की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार।